का फॉर्मेट क्या है उस हिसाब से हम चलते हैं और दुनिया भर की वो तमाम खबरें आपके सामने रखने की कोशिश रहती है अगले 1 से 1.5 घंटे के दौरान, जिन पर सबसे ज्यादा बहस मुबाहिसा होता है, जो सबसे ज्यादा बहस का मौजू बनी होती है। और इसके अलावा मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या कुछ है। दो तरह की खबरें आजकल हिंदुस्तान के अंदर जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, सबसे ज्यादा जिन पर बातचीत की जा रही है। एक ये कि इस वक्त मुल्क के अंदर सियासी सरगर्मियां पिछले कुछ दिनों से काफी तेज हो रही हैं। एक दूसरे पर सरकारें, सत्ता और विपक्ष वाले लोग एक दूसरे पर हमलावर हैं। उसको लेकर क्या कुछ तफसीलात रहती हैं, क्या कुछ अपडेट मुल्क के अंदर, वो आपको दिल्ली से कश्मीर तक हमारी नजर रहती है। लद्दाख पर भी हम लगातार कवरेज कर रहे हैं क्योंकि लद्दाख इन दिनों दुनिया भर के अंदर सुर्खियों में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, इस प्रोग्राम के जरिए आगे चलकर आज भी हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ डेवलपमेंट पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है और आज 12 घंटे अगले क्यों इंपॉर्टेंट है। भारत और चीन की सरहदों पर क्या कुछ होने वाला है वो आपको बताएंगे आज भी प्रोग्राम में। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि दुनिया की एक और बड़ी और तारीखी डील जिसे करार दिया जा रहा है, वो एक बार फिर एक अरब मुल्क की इजराइल के साथ हुई है और ये दूसरा मुआहिदा किसी अरब मुल्क का। क्या कुछ है आगे चलकर तफसीलात बताएंगे। और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ जो मेहमान शामिल होंगे वो भी इस पर नजर डालेंगे कि वो इस मुआहिदे को कैसे देखते हैं। अमन मुआहिदे के साथ साथ इस वक्त जो खलबली मची है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल की वजह से, उस पर जो तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली के अंदर जो मीटिंग हो रही है, बीजिंग के अंदर भी मीटिंगों का सिलसिला तेज कर दिया गया है। क्या ये बातचीत का रास्ता कामयाब होता नजर आ रहा है या नहीं, इस पर हम तफसीली रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कांग्रेस के खेमे से एक बड़ी खबर है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा फेरबदल किया गया है। क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे और कांग्रेस के लीडरान के साथ साथ अपने नुमाइंदे से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी वजह इसकी क्या है और कुछ डिटेल्स जो है पिछले एक महीने की सारा डेटा आपके सामने रखेंगे, एनालाइज करेंगे चीजों को। इसके अलावा जब आपको जम्मू कश्मीर वापस लिए चलेंगे तो ये भी बताएंगे कि कई ऐसे अवामी मसाइल जो आज तक शायद इंतजामिया से दूर रहे हों या कई ऐसे मसाइल जो इंतजामिया के नोटिस में आए भी लेकिन अभी तक अवाम की मुश्किलात का अजाला नहीं हो सका, इस पर दोबारा आज कोशिश रहेगी हमारे प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर सरहदों की सूरत हाल आपके सामने रखेंगे तो दूसरी तरफ जो जेईई मेंस के एग्जाम हुए थे उसके लिए की आंसर्स जो है, आंसर कीज वो जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा आपको ये बताएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ उसमें खास रहा, एक बड़ा बयान 4G इंटरनेट के हवाले से वो आपको बताएंगे। मनरेगा मुलाजमीन को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताएंगे इस प्रोग्राम सलाम जेके में। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत जहां पर हम चीन से करेंगे और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि मुल्क की एक अहम शख्सियत और आर्य समाज का एक सबसे बड़ा चेहरा न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि उन लोगों के लिए भी जो हिंदुस्तान से बाहर इस वक्त आर्य समाज से जुड़े हुए, आर्य समाज को मानने वाले हैं और आर्य समाज की जो आइडियोलॉजी है उसको मानते हैं, उसके साथ चलते हैं, लेकिन उनका एक अहम रुकन, अहम चेहरा और मारूफ समाजी कारकुन इस दुनिया में अब नहीं रहे। उस पर लगातार ताज़ियती पैगामात का सिलसिला भी जारी है। क्या कुछ लोगों का कहना है वो आपको बताएंगे और उनकी जिंदगी का क्या कुछ मकसद था जिस पर सब चलने की कोशिश कर रहे थे, क्या वजह थी कि समाज के तमाम लोग उनके साथ उनका रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हुए थे, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर जो भारत और चीन के हवाले से आ रही है, प्रोग्राम की शुरुआत हम उसी खबर से करेंगे क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सूरत हाल पुरतनाव है और इसी बीच आज एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है भारत और चीन की सरहदों पर। आपको याद होगा कि भारत के 5 नौजवान जिनको चीनी अफवाज पकड़ कर ले गई थी, आज वो वापस भारत लौट रहे हैं। प्रोग्राम सलाम जेके में सबसे पहले बड़ी खबर, जहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख के अंदर जहां भारत और चीन के दरमियान कशीदगी जारी है, वहीं दूसरी तरफ जो है एक बड़ा जो है इकदाम उठाया जा रहा है, जहां अरुणाचल प्रदेश के अंदर जहां 5 नौजवान जो पहले लापता हुए थे, गायब हुए थे, उसके बाद ही चीन की जानिब से उन्हें अगवा किया गया था और दोनों के दरमियान फिर बातचीत हुई और बातचीत के बाद आज उन्हें भारत के हवाले किया जा रहा है। अरुणाचल के अंदर जहां 5 नौजवान जो है पहले लापता हुए थे, उसके बाद चीनी फौज की तहवील में थे, उसके बाद चीन ने एतराफ़ किया कि वो 5 नौजवान जो है उनकी तहवील में है। उसके बाद ही आज उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जो है किबुसु बॉर्डर से जो है भारत के हवाले किया जा रहा है। इससे पहले ही तो चीनी फौज की जानिब से उन्हें अगवा किया गया था, मिसिंग थे वो, उसके बाद उन्होंने एतराफ़ किया और आज बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें भारत के हवाले किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है लद्दाख के अंदर, वहाँ पर भी जो है पुरतनाव हालात है, कशीदा है, दोनों तरफ से फौजियों के अंदर जो है कशीदगी है और साथ ही साथ जो है दोनों सरहदों पर जो है जंगी साजो सामान भी पहले ही नस्ब किया जा चुका है।
चलिए, जहां पर इन 5 नौजवानों की बात हो रही जिन्हें केफीथू बॉर्डर से आज वापस हिंदुस्तान के हवाले किया जाएगा, और किरण रिजिजू जो कि स्पोर्ट्स के मिनिस्टर भी हैं और अरुणाचल प्रदेश को बेहतर तरीके से जानते हैं, उन्होंने आज थोड़ी देर पहले जानकारी सुबह दी कि किसी भी वक्त आज दिन में ये मीटिंग हो सकती है, मीटिंग पॉइंट पर, सरहद पर, और इन 5 नौजवानों को भारतीय फौज के हवाले कर दिया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि एलएसी की जो सूरत हाल है उस पर दिल्ली के अंदर लगातार बातचीत भी चल रही है। हमारे साथ रहमत कलीम है इस वक्त फोन लाइन पे, लगातार इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं। रहमत, ये बताइएगा, पहले एलएसी के मामले पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन इसी कशीदगी के बीच बड़ी जो डेवलपमेंट हो रही है कि 5 नौजवान जिनको पिछले दिनों पकड़ कर ले गई थी चीनी फौज, उन्हें आज वापस भेजा जा रहा है, क्या कुछ तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं चीन की वो दोहरी पॉलिसी या दो रुखेपन की इसका जिंदा सबूत है। पहले कहा था कि हम अरुणाचल प्रदेश को खातिर नहीं लाते, वो सब हमारे शहरी हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई जवाब नहीं देंगे हिंदुस्तान को। फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से तब तौर पर कहा गया कि हाँ इसमें बात की जाए, आगे कोशिश की जाए, जो हमारी तरफ से कंप्लेन भेजा गया था, और उस पर फिर उसके बाद हमने देखा कि चीनी आर्मी की तरफ से जवाब आया और कहा कि हाँ चीन ही में 5 शहरी हैं और 5 को वापस किया जाएगा। अभी जो हमारे पास इस सिलसिले में खबर मिल पा रही है कि 9 बजे से 11 बजे के बीच में एक छोटी सी मीटिंग होगी, और उसके बाद कागजाती जो अमल होते हैं, कागजाती जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो पूरा किया जाएगा, और उसके बाद 5 शहरी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। 9 बजे से 11 बजे के बीच में मीटिंग हुई, और इसी बीच में उन्हें वापस कर दिया जाएगा अरुणाचल प्रदेश के 5 शहरी। तो ये एक अच्छी खबर भी है, लेकिन दूसरी जाने वही देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश हो, तिब्बत हो, या फिर आसपास का दूसरा इलाका है जो हिंदुस्तान की सरहद से मिलता जुलता है, वहां कशीदगी अपने शवाब पर है। एलएसी पर लौट कर आए तो एलएसी पर अब तक की तारीख में, पूरी तारीख आप खंगाल लीजिए, सबसे ज्यादा कशीदगी का दौर कभी रहा है तो 1962 को छोड़ दे तो अभी रहा है। और अभी जो सूरत हाल है, मुसलसल चीन की तरफ से फौजी डिप्लॉयमेंट में किया जा रहा है, फौजी तैनाती में इजाफा किया जा रहा है, और तंदूरी खाना जंग की पूरी तैयारी चीन की तरफ से की गई है। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पीएलए तिब्बत के आसपास हम देख रहे हैं ड्रिल एक्सरसाइज चल रही है, नेवी बुहाई समंदर में नेवी की तरफ से किया जा रहा है, मशक की जा रही है, और हमने कल देखा कि फिजाइया का बजट ताइवान के आसपास 3 रोजों से मुसलसल एक्सरसाइज चल रही। तो उधर जंग की पूरी तैयारी, ग्लोबल टाइम्स की कल की हमने धमकी देखी, ये तमाम सूरत हाल बताती है कि चीन पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हो रहा है। और हिंदुस्तान की तरफ से वजीर खारजा एस जयशंकर ने जो सीधे तौर पर चीनी हम मनसब से कहा कि जब तक के चीन अपनी फौज वापस वहां से नहीं लेगा तब तक के हिंदुस्तान पीछे नहीं हटेगा। तो ये एक साफ मैसेज था। इस मैसेज की वजह से पूरी तरह से चीन की बुखलाहट सामने आई है, और बुखलाहट ये है कि अब जंग। रहमत जरा ये बताएगा, जब दोनों वज़राए खारजा के दरमियान मास्को के अंदर मीटिंग हुए, उसके चंद घंटों के बाद ही कल एक बयान चीन की जानिब से जो सामने आया है, उनका मानना है कि उन्होंने कहा कि जो चीनी फौज है एलएसी के अंदर वो पीछे नहीं हटेगी, बल्कि उन्होंने भारतीय फौजियों को वापस पीछे हटने के लिए कहा। एक बयान जारी हुआ है इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये कल की धमकी भी है, दबे लफ्जों में कही है कि यही कहा गया कि चीनी आर्मी पीछे नहीं हटेगी जब तक कि हिंदुस्तान के फौजें वापस नहीं लौटती। फिर उसके अलावा कुछ और बेतुके बयानात भी आए कि ठंडी से मर जाएंगे, कोरोना से मर जाएंगे, ये सारे बयानात भी आए। और उसके बाद देर शाम गए ग्लोबल टाइम्स की तरफ से धमकी आई कि अमेरिका चीन को चाहिए कि पूरी तरह से मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए मिलिट्री एक्सरसाइज में लगे रहे और एक जंग के लिए तैयार है। अगर बातचीत नाकाम होती है, अगर का एक छोटा सा क्लू लगाया उसने, तो पता है कि बातचीत नाकाम हो गई, यानी जंग के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। तो हिंदुस्तान की तरफ से अब स्टैंड साफ किया गया कि हम पीछे उस वक्त तक नहीं हटेंगे जब तक कि चीन अपनी फौजें वापस नहीं ले रहा है वहां से, और पुरानी पोजीशन बहाल नहीं है। तो इस बयान ने चीन के अंदर सीधे तौर पर एक नया तूफान खड़ा कर दिया, और चीन अब तैयार हो चुका है जंग के लिए। हिंदुस्तान की पूरी तैयारी, हमने देखा कि कल एक हाई लेवल मीटिंग हुई थी हिंदुस्तान की वजारत दफा में, राजनाथ सिंह की सदारत में, सीडीएस भी थे, बिपिन रावत, और कौमी सलामती के मुशीर के साथ साथ तीनों अफवाज के सरबराह थे। उसके बाद एक और अहम मीटिंग जो इशारा करती है कि हिंदुस्तान किसी न किसी बड़े कदम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस, इसके सामने बाकायदा तौर पर सीडीएस चीफ बिपिन रावत ने पहुंचकर सूरत हाल से आगाह किया कि ये सूरत हाल है, और साथ ही ये भी कहा कि हम हर तरह के सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो हिंदुस्तान अपने तौर पर तैयारी कर चुका है। शाम में हमने देखा कि वजीर आजम को बाकायदा तौर पर ब्रीफ किया गया, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की तरफ से कि सिचुएशन क्या कुछ है। तो हिंदुस्तान भी अपने तौर पर गाहे बगाहे पूरी तैयारियां कर चुका है, और जो अंदेशा है कि 15 से 25
10 दिनों के बीच में कुछ न कुछ छोटा सा जो सूरत हाल है वो खराब होगी और मिनी वार को लेकर के जिसकी तैयारी चीन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम तमाम जानकारी के लिए। रहमत कलीम हमारे साथ थे और बता रहे थे कि एलएसी की सूरत हाल, एक तरफ तनाव काफी ज्यादा, कुछ न कुछ 10 से 15 दिनों के अंदर ऐसा होने वाला है जो दोनों ममालिक को या पूरे खित्ते को एक तबाही की तरफ ले जाया जा सकता है, जो मुबस्सरीन बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो एलएसी की इसी तनाव भरी सूरत हाल के बीच उन 5 अरुणाचल के नौजवानों को वापस आज चीन भारत की फौज के हवाले करेगा, जो गुज़श्ता दिनों चीन की अफवाज की तरफ से पकड़े गए थे, जिन्हें 5 से 6 दिन तक अभी तक हिरासत में रखा गया। और बताया जा रहा कि काफ़ी कुछ उनसे इलाके के बारे में जानकारी वगैरह ली, क्योंकि मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं जो डिफेंस से जुड़े मामलात है उनसे उन पर पूछताछ की गई होगी। लेकिन आज ये तमाम चीज़ें उस वक्त पता चलेंगी जब किबिथू बॉर्डर पॉइंट पर, जहां पर मीटिंग पॉइंट है, भारत और चीन की अफवाज मुलाकात करती हैं, वहां पर इन 5 नौजवानों को वापस भारत लौटा दिया जाएगा, फौज के हवाले किया जाएगा और उसके बाद मजीद तफसीलात सामने आएंगी। इधर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कल मीटिंग की गई, तीनों अफवाज के सरबराहान के साथ साथ जनरल बिपिन रावत जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। और यहां से जो डिटेल्स इमर्ज हुई इसके जो एलएसी के आसपास जो इस वक्त हो रहा है वो इस मीटिंग में डिस्कस किया गया। उसके बाद देर शाम गए वज़ीर आज़म को तमाम तरह की ब्रीफिंग दी गई, तमाम जो पॉइंट्स थे मीटिंग में डिस्कस हुए, क्या किया जा रहा और क्या करने की जरूरत है और सरगर्मियां जो इस वक्त मशरकी लद्दाख में चल रही हैं उसके मुतालिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया गया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां दोनों अफवाज के दरमियान कशीदगी, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जारी है और दूसरी तरफ से जहां बीजिंग के अंदर मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है, वही नई दिल्ली के अंदर भी मीटिंगों का सिलसिला लगातार जारी है। और कार्य वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में एक आला सतही जो है एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल के साथ साथ सीडीएस बिपिन रावत और तीनों फौजी सरबराहान भी मौजूद थे। उसके बाद ही जब मीटिंग हुई तो मीटिंग के बाद शाम देर गए कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने वजीर आजम को इस हवाले से भी तफसीली जानकारी फराहम की है। चलिए, भारत और चीन की बात, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सूरत हाल है हमने आपके सामने रखी और क्या कुछ डिटेल्स रहेंगे और दिन भर जब 5 नौजवानों की वापसी होगी तो क्या कोई नया स्टेटमेंट सामने आएगा, इस पर हमारी करीबी नजर रहेगी। बढ़ते आगे, बात अब उस अमन मुआहिदे की जो इस वक्त दुनिया भर के अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। बात इजराइल और बहरीन की, क्योंकि एक और अमन मुआहिदा हुआ है अरब ममालिक के अंदर। जो कुछ इस वक्त चल रहा है ये दूसरी कड़ी तारीखी अमन मुआहिदे को दोनों ममालिक ने मंजूरी दे दी है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। अमन मुआहिदा करने वाला बहरीन दूसरा अरब मुल्क बन गया। इससे पहले आपको याद होगा कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई की तरफ से इसराइल के साथ इसी तरह का अमन मुआहिदा किया गया था, जिस पर अरब ममालिक की तरफ से यूएई के हुकाम को हदफ तनकीद भी बनाया गया था। लेकिन उस वक्त भी सबसे ज्यादा जो कोशिशें थी वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की थी और इस बीच इस अमन मुआहिदे का ऐलान भी अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस की तरफ से किया गया। और बड़ी चीज यह है कि अमेरिकी सदर, ये दूसरी उनकी कोशिश थी जिसे एक कामयाब कोशिश माना जा रहा। बहरीन के सदर और ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से वसी सिफारती कोशिशों के नतीजे में इसराइल के साथ मामूल के राब्ते कायम करने पर रजामंद होने वाला एक और अरब मुल्क बन गया है। सदर ट्रंप ने यह ऐलान इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और बहरीन के शाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा के साथ सहतरफा टेलीफोन कॉल के बाद ऐलान के जरिए किया और तीनों रहनुमाओं ने इस मुआहिदे की तस्दीक कर दी है, जिसमें 6 पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल एक मुश्तरका बयान जारी किया गया और सदर ट्रंप ने अपने एक ट्वीट में भी इसे एक तारीखी पेशरफ्त करार दिया है। हम अपने मेहमान के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले सदर ट्रंप ने क्या कुछ कहा इस अमन मुआहिदे को लेकर वो आपको दिखाते हैं। Moments ago, I hosted a historic call between Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel and King Hamad Al Khalifa of Bahrain. Both leaders expressed their condolences as well to the American people on this very, very tragic, horrible event that took place on September 11th. And they very much meant it. I want to thank them for that. There's no more powerful response to the hatred that spawned 9/11 than the agreement that we're about to tell you. You will hear something today that's, I think, very, very important for not only the Middle East but for the world. In the spirit of peace and cooperation, both leaders also agreed that Bahrain will fully normalize its diplomatic relations with Israel. They will exchange embassies and ambassadors, begin direct flights between their countries,
and launch cooperation initiatives across a broad range of sectors, including health, business, technology, education, security, and agriculture. This is a truly historic day. There had been 2 peace agreements with Israel in the last 72 years. This is now the 2nd peace agreement that we've announced in the last month, and I am very hopeful that there will be more to follow. I can tell you there's tremendous enthusiasm on behalf of other countries to also join, and we think ultimately you'll have most countries join, and you're going to have the Palestinians in a very good position. They want to come in. They're going to want to come in. तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तारीखी मुआहिदा इसे करार दे रहे हैं। हमारे साथ सिप्ती हसन साहब हैं, बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट और अरब ममालिक पर खास तौर से इस वक्त ज़्यादा इनकी गहरी नज़र है और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझा सकते हैं। सिप्ती साहब, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जो सदर ट्रंप कह रहे हैं कि दूसरी कामयाबी 1 महीने के अंदर दूसरा अमन मुआहिदा हुआ है, इस वक्त अगर देखें अमारात या फिर इजराइल के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, इसका क्या मकसद और क्या मायने हैं आपकी नज़र? देखें, जो ग्रेटर इसराइल का एक खाका अमेरिका ने काफी अरसे पहले खींचा है जी, और प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत में आने के बाद उन्होंने उसमें एक नया इजाफा किया जी। आपको पता है कि उन्होंने बैतुल मक़दस को यरूशलेम राजधानी करार दे दी इसराइल की, यानी ग्रेटर इसराइल की ये एक बहुत एक वसी मामला है। इस पे तो बहस में नहीं जाएंगे, लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं कि जो अरब ममालिक इस ट्रैप में आ रहे हैं, देखिए पहले जो अरब एमिरेट्स ने किया और उसके बाद बहरीन का इस महादे में शामिल होना सऊदीया के महादे में शामिल होने के मुतरादिफ है। आप ये देखें, बहरीन में आली खलीफा की हुकूमत है और आली खलीफा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर किसी तरीके से सऊदी हुक्मरान, सऊदी शाह फरमारवा यानी उनको कमांड करते हैं। यानी बहरीन में कोई भी फैसला सऊदी अरबिया के बगैर नहीं चलता है। अभी आप इसमें आगे भी देखेंगे, देखें इस्लामी जो ममालिक की तंजीम ओआईसी था उसको बेअसर करने में अमेरिका कंप्लीटली कामयाब हुआ है। और अब ये दिख रहा है जिस तरह से ये माहिदा यानी आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त में जा रहा है। इस्लामी ब्लॉक कंप्लीटली दो हिस्सों में तकसीम होते मुझे दिख रहा है। देखें, अभी स्वीडन भी इसको तस्लीम करने जा रहा है और जो मेरी इतलात हैं जो हम पढ़ते हैं तो उसमें उसके बाद ओमान, उसके बाद यानी खलीज फारस के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं, ये अरब ममालिक हैं, या उसके बाद दूसरे इस्लामी ममालिक को भी इस पैक्ट में शामिल करने के लिए जो एक कोशिश ही नहीं, उस एक मंसूबे को खाके में तब्दील करना और उसको जमीन पर उतारना, इसमें अमेरिका ने काफी काम किया है। और जो अभी की रजीम है अमेरिका की, देखें इसने अमेरिकन अवाम को एक बड़ी ये कहा है कि मैं जितने भी दुनिया के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करूंगा और अमेरिकन यानी मफादात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका के फौजियों को मैं ऐसे जाया होने नहीं दूंगा। आप ये देखें अफगानिस्तान में जो डील हो रही है और अफगान मसले के हवाले से उन्होंने कितने अपने अफवाज कम किए हैं, अपने बिरोने ममालिक जो उनके अफवाज थे, ऐसे ही इराक में भी। लेकिन अब ये जो मामला है ये बहुत ही यानी उस पेशरफ्त की तरफ बढ़ रहा है कि मुझे दिख रहा है कि जो इस्लामी उम्मा है जो अभी तक ये दिख रहा था कि यानी उनमें एक इत्तेहाद है, क्या वो इत्तेहाद दुनिया के मामले में कोई बासर रोल अदा कर सकता था या नहीं, वो दूसरी बहस है। लेकिन अभी तक जो ये दिख रहा है कि इस पर अमल पैरा है सऊदी अमेरिका और उसके खाके को अमली जामा पहनाने में सऊदी अरब की ममलिकत बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है। तो इस वक्त जो आप ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं, इसराइल अरब ममालिक के करीब क्यों आना चाहता है? क्या ये इसका एक पार्ट है या उसकी तरफ एक कदम और है? देखें, इसराइल आपको एक अगर दुनिया की तारीख पर आपकी नजर है, ये जितने भी इसराइल का वजूद किसने अमल में लाया और अब इस इसराइल को यानी तकवीम बख्शना, ये माहिदा पहले ही अमेरिका और इसराइल के दरमियान हुआ है। इसराइल की अपनी जमीन कोई नहीं है और वो आए रोज यानी फलस्तीन की जमीन हड़प रहा है और उसको इसराइल की जमीन बता रहा है। कोई भी उन्हें रोकने, क्योंकि उनके पास ताकत है और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत उनके पीछे है।
اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور چونکہ ابھی تک 72 سالوں میں اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور ایک بہت بڑی یعنی ڈپلومیٹک معاملے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہوتا تھا تو وہاں پہ کوئی بھی اسلامی ملک اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن جو خاکہ امریکہ نے کھینچا ہے اب کی بار اس کی پوزیشن جو دکھ رہی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اور خلیجی ریاستوں پر دیگر ممالک یا پھر خطے کی سیاست کو اگر دیکھیں، ایسا نہیں کہ پہلا بھی جب معاہدہ ہوا تھا یو اے ای کے ساتھ اسرائیل کا اس وقت بھی کافی زیادہ مخالفت ہوئی تھی، تو کیا ایک بڑا بدلاؤ اس خطے کے اندر بھی، یا پھر تمام لوگ اب حمایت میں آ جائیں گے ایک دم سے؟ دیکھیں جو بھی امریکن الائنس ہوں گے، اب یہ دیکھیں ہر ایک ملک کی اپنی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اپنے سفارتی معاملات ہوتے ہیں، لیکن سعودی عربیہ جس نے بظاہر اس معاہدے کے بعد بھی یہ کوشش کی تھی کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کو یہ باور کرانے کی بھرپور کوشش کی، انہوں نے اپنے جو ان کے بیانیے آپ نے دیکھے ہوں گے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تب تک اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے جب تک اسرائیل فلسطینیوں کو اپنا حق نہیں دیتا ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں بحرین کا اس یعنی بحرین اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور اس کی پیشن گوئی یا اس قبل از وقت امریکن صدر اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ سعودیہ کے بغیر بحرین کی جو موجودہ حکومت ہے جس کو آل خلیفہ کے لوگ چلاتے ہیں اس میں یہ دم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پہ کوئی معاہدہ انجام دے سکیں، اور جو یہ ہو رہا ہے یہ سعودی عربیہ کی، اب آپ یہ دیکھیں اسلامی ممالک میں بھی سعودیہ کے اپنے حمایتی لوگ ہیں، تو بظاہر اگر وہ پش پردہ بھی اس معاملے میں ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو اس جو خاکہ امریکہ نے کھینچا ہے اس میں ان کو بہت شکریہ سبطی حسن صاحب، آپ نے وقت دیا۔ بات امریکہ کی ہو رہی ہے، بات عرب ممالک کی ہو رہی ہے، اور خلیجی ریاستوں کے درمیان جہاں پر اس وقت ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں تو ایک بڑا بدلاؤ اس وقت دیکھنے کو ملا جب ایک مہینے کے اندر دوسرا معاہدہ طے پایا، امن معاہدہ جسے تاریخی معاہدہ امریکہ کی طرف سے قرار دیا جا رہا، لیکن دوسری طرف دیکھیں کئی عرب ممالک بھی اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن ایک مہینے کے اندر یہ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ، اور اس وقت جو اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان پہلا معاہدہ طے پایا تھا اور یہ دوسرا امن معاہدہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ ساتھ دوسرے بڑے ملک جو کہ عرب ممالک میں سے ایک، خاص طور سے عرب ممالک یا خلیجی ممالک کا ہم جب ذکر کرتے ہیں تو اس وقت بحرین کا ایک نام سامنے آتا ہے۔ چھوٹے ممالک میں ضرور گنا جاتا ہے لیکن ڈیولپمنٹ اس لیے بڑی کیونکہ بڑا بدلاؤ اس خطے کے اندر دیکھا جا سکتا، اور صدر ٹرمپ خود کے لیے اس سے بڑی کامیابی منا رہے ہیں، لیکن دنیا کے بڑے لیڈر یا پھر مبصرین اس وقت انہیں قلم کے ذریعے ہی صحیح لیکن ہدف تنقید بھی بنا رہے ہیں۔ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کانگریس سے جڑی ہوئی ایک بڑی خبر، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اہم سماجی کارکن ہندوستان کے اس دنیا میں نہیں رہے۔